बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं। ख़जाना के चैनल से एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। और जैसा कि आपको मालूम है कि 9th और 10th क्लास की हम वीडियोस बना रहे हैं बायोलॉजी के लिए। तो आज की जो हदीस है उसके मुताबिक प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अक्ल की जड़ अल्लाह का खौफ है। अक्ल की जड़ अल्लाह का खौफ है। तो इंतहाई जामे और इंतहाई ज़बरदस्त किस्म की प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। और इस हदीस के अगर ऊपर हम अमल करें तो फिर हर चीज़ जो है वो स्मूथली हो जाएगी, हमारे तमाम मामलात बेहतरीन हो जाएंगे, क्योंकि हमने वो काम करना ही नहीं है। अक्लमंद वही शख्स होगा जो अल्लाह की नाराज़गी से डरते हुए कोई ऐसा काम नहीं करेगा जो अल्लाह ताला की नाराज़गी का बायस बन जाए। तो इसके बाद हम आते हैं अब अपने टॉपिक की तरफ। तो पहली डेफिनेशन जो हमारी है वो है कि हाउ थ्योरी इज़ फॉर्म। बहुत ही अहम सवाल है और कई बार पेपर में आ चुका है कि थ्योरी कैसे बनती है। तो कहानी जो शुरू होगी वो हाइपोथेसिस से होगी। कहाँ से शुरू होगी? हाइपोथेसिस से। हाइपोथेसिस जो है क्या होगा कि वो हाइपोथेसिस जो हमने बनाई उसको हम पेश करेंगे एक्सपेरिमेंट के लिए। अगर ये हाइपोथेसिस जो है ये दुरुस्त साबित हो जाती है तो वेल एंड गुड, फिर हम नेक्स्ट चलेंगे और उसको पब्लिश करेंगे अपने रिज़ल्ट्स को। फिर हम अपने जो साइंसदान हैं, अपने जो इस पर तजर्बात के लिए हम उनको दावत देंगे। तो क्या होता है कि तमाम दुनिया के साइंसदान उस थ्योरी को, उस हाइपोथेसिस को गलत साबित करने के लिए जुट जाते हैं। और अगर ये हाइपोथेसिस उन तमाम के तजर्बात के ऊपर दुरुस्त साबित हो जाए और वो कोई ऐसा एविडेंस ना मिले कि या कोई ऐसी दलील ना मिले कि जो इस हाइपोथेसिस को गलत साबित करे, तो पूरी दुनिया में ये बात मान ली जाती है और उस पर तमाम तजर्बात हो जाते हैं। उसके बाद मज़ीद फिर हाइपोथेसिस उससे बनाई जा सकती हैं और पेश की जाती हैं और ये एक थ्योरी का दर्जा हासिल हो जाता है। तो हाइपोथेसिस को थ्योरी का दर्जा हासिल हो जाता है। वैसे आप जो हमारी बुक के अंदर लिखा हुआ है, व्हेन अ हाइपोथेसिस इज़ गिवन अ रिपीटेड एक्सपोजर, जब एक हाइपोथेसिस को बार बार पेश किया जाता है टू एक्सपेरिमेंटेशन, तजर्बात के लिए, एंड इज़ नॉट फाल्सिफाइड, और वो गलत साबित नहीं होती, इट इंक्रीज़ बायोलॉजिस्ट कॉन्फिडेंस इन हाइपोथेसिस। तो क्या होता है कि बायोलॉजिस्ट का जो कॉन्फिडेंस है वो उस हाइपोथेसिस के ऊपर बढ़ जाता है। फिर क्या होगा? सच वेल डेवलप्ड हाइपोथेसिस मे बी यूज्ड एज बेसिस फॉर फार्मूलेटिंग फर्दर हाइपोथेसिस। इस हाइपोथेसिस को बुनियाद बनाया जाता है कि मज़ीद नई हाइपोथेसिस बनाई जा सकें, एंड प्रूव्ड बाय एक्सपेरिमेंटल रिज़ल्ट, और फिर उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं और रिज़ल्ट हासिल किए जाते हैं। अगर ये तमाम हाइपोथेसिस दुरुस्त साबित हो जाएं तो फिर ये हाइपोथेसिस जो है ये एक थ्योरी का दर्जा हासिल कर लेती है। अब अगर हम हमारी बुक के अंदर देखें तो क्या डेफिनेशन है जो पेपर के वाले से है, वो क्या है? द हाइपोथेसिस दैट स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम, ऑफन टेस्टेड एंड नेवर रिजेक्टेड, आर कॉल्ड थ्योरी। तो वो थ्योरीज कहलाती हैं जब हाइपोथेसिस टेस्ट ऑफ टाइम के लिए स्टैंड करती हैं, यानी एक लंबे अरसे तक उनको कोई गलत साबित नहीं कर पाता, कोई उनको रिजेक्ट नहीं कर पाता, तो वो थ्योरी का दर्जा हासिल कर लेती हैं। तो नेक्स्ट जो एक और सवाल आता है वो क्या आता है कि प्रोडक्टिव थ्योरी। एक अच्छी थ्योरी में क्या खुसूसियत होती है कि वो नई हाइपोथेसिस पेश करती है, नई हाइपोथेसिस से बनाई जा सकती हैं और एक्सपेरिमेंट के लिए उसको टेस्ट भी किया जा सकता है। तो आप देखें प्रोडक्टिव थ्योरी क्या है? द थ्योरी विच कीप्स ऑन सजेस्टिंग न्यू हाइपोथेसिस एंड टेस्टिंग गोज ऑन आर कॉल्ड प्रोडक्टिव थ्योरी। ठीक है? तो क्या होता है इसमें कि थ्योरी को, एक थ्योरी में मज़ीद नई हाइपोथेसिस जो है वो सजेस्ट की जाती हैं,
ठीक है, और नई हाइपोथेसिस के ऊपर तजर्बात किए जाते हैं और उनको परखा जाता है तजर्बात की रोशनी में। तो मेरा ख्याल है आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट डेफिनेशन पर और क्वेश्चन पर। वो कौन सा सवाल आता है? ला क्या है? एक्चुअली जब थ्योरी जो है वो बार बार उसके ऊपर तजर्बात किए जाते हैं और वो दुरुस्त साबित होती है और कोई उस थ्योरी को गलत साबित नहीं कर पाता, तो उसका नतीजा क्या होता है? वो एक ला बन जाता है। ला होता क्या है? दरअसल ला एक्चुअली होता है फैक्ट ऑफ नेचर होता है। ला क्या होता है? फैक्ट ऑफ नेचर। तो अगर हम अपनी बुक के मुताबिक चलें, इफ़ थ्योरी सर्वाइव्स डाउटफुल अप्रोच and continues to be supported by experimental evidence, it becomes a law or principle। अगर एक थ्योरी मशकूक हालात में भी तजर्बात पर दुरुस्त साबित होती है और शहादतें उसके हक़ में जाती हैं, एविडेंस उसके हक़ में जाती है और वो रिजेक्ट नहीं होती, तो वो क्या बन जाती है? वो ला या एक प्रिंसिपल बन जाती है। अगर हम साइंटिफिक लॉ की बात करें, साइंटिफिक लॉ इज़ अ यूनिफॉर्म फैक्ट ऑफ नेचर। पहले ही आपको मैंने बताया कि क्या है लॉ? क्या है? एक फैक्ट ऑफ नेचर है। लॉ क्या है? एक फैक्ट ऑफ नेचर। कुदरत की एक हकीकत होती है और साइंसदान उसके ऊपर कुछ कर नहीं सकते और मान लिया जाता है कि ये बात दुरुस्त है। ठीक है, इससे आगे हम नहीं कुछ कर सकते। और इट इज़ इररिफ्यूटेबल थ्योरी। ये एक ऐसी थ्योरी होती है जिसका इनकार नहीं किया जा सकता, जिसको गलत साबित नहीं किया जा सकता। हाँ, आपने देखा होगा कि शुरू में आपने फिज़िक्स के अंदर लॉज पढ़े हैं जिसमें न्यूटन के लॉ हैं। अब एक मिसाल छोटी सी देता हूँ, जैसा कि अमल और रद्द अमल बराबर लेकिन सिमत में मुखालिफ होते हैं। ठीक है, उसमें क्या था कि अगर एक बॉल लेते हैं और आप उसको वॉल के ऊपर मारते हैं, तो जिस पावर से आप उसको मारेंगे उसी पावर से वो वापस पलट आती है। ठीक है ना, बात समझ में आ रही मेरी? अब इसी को हम अप्लाई कर देते हैं मुख्तलिफ जगहों के ऊपर। अब एक कश्ती के ऊपर हम अप्लाई करते हैं कि कश्ती के जो चप्पू होते हैं वो क्या करते हैं? वो पानी को पीछे की जानब धकेल रहे हैं। ठीक है, लेकिन कश्ती आगे जा रही है। इस तरह और बहुत सी एग्जांपल्स भी हैं और मुख्तलिफ जगहों पर हम उसको अप्लाई भी एक लॉ को कर लेते हैं। बायोलॉजी के अंदर जो लॉज हैं उसमें हार्डी-वीनबर्ग लॉ और मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस हैं। ये लॉज जो हैं, मेंडल का लॉ जो है ये तो आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला 10th क्लास में जेनेटिक्स के चैप्टर के अंदर, और बड़ी तफसील के साथ हम वहाँ पर इसके मतलब लेक्चर भी देंगे, एक्सप्लेन भी करेंगे। हार्डी-वीनबर्ग लॉ है, ये लॉ जो है आप हायर क्लासेस के अंदर इसको आप पढ़ेंगे। तो बहरहाल इंशाल्लाह अगर मैं यहाँ आपको ये बता भी दूँगा ना तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा समझना। तो मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ हम इस टाइम को ज़ाया करें। आप अपनी जो आपका सिलेबस है उसके ऊपर आप इसको फोकस करें तो इंशाल्लाह ताला, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हासिल कर सकें। तो ज़्यादा नंबर हासिल करने के लिए और इसके लिए इंशाल्लाह मैं एक वीडियो करूँगा, ताकि अब चूँकि पेपर्स करीब हैं तो बच्चे जो हैं उस पर ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से और अच्छे तरीके से ज़्यादा नंबर ले सकें। तो इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है और हम अगली वीडियो के साथ इंशाल्लाह हाज़िर होंगे नेक्स्ट। और साथ ही मैं आपसे कहूँगा कि इस चैनल को जिन बच्चों ने इसको सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि वो बच्चे जो मुश्किल में हैं बायोलॉजी के हवाले से, पेपर्स के हवाले से, उनका फ़ायदा हो और वो एक अच्छे नंबर हासिल कर सकें।